Good morning, students. I welcome you all in the political science class. Students, you all know we are doing chapter Democratic Resurgence. Under this chapter, we are studying the renowned personalities like Ram Manohar Lohia, Pandit Deen Dayal Upadhyay, and above all, JP. Okay, now we are going to start his ideology, that is Sarvodaya. Okay, Jayaprakash means JP Narayan borrowed this idea from Gandhi ji. बेटा सर्वोदय का सबसे पहले जो आइडिया दिया था वो किसने दिया था? इट वॉज गिवन बाय महात्मा गांधी, द फादर ऑफ नेशन. Okay, so many followers were there of Gandhi ji in our India. Jayaprakash Narayan, he was one of them. Jayaprakash Narayan borrowed this idea from Gandhi ji. सर्वोदय means absence of government. वैसे तो अगर लिटरली हम सर्वोदय का मीनिंग बच्चों देखते हो तो क्या होता है? सर्व प्लस उदय, मतलब सबका उदय, सबकी अवेकनिंग. तो किन लोगों की अवेकनिंग की बात करें यहाँ पे जो हमारे मार्जिनलाइज्ड क्लासेस हैं, ठीक है, जो अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस हैं, उनकी अवेकनिंग की बात कर रहे हैं गांधी जी. ठीक है, पर अगर पॉलिटिकल लेवल पे हम देखें कि सर्वोदय का मीनिंग क्या है, सर्वोदय का मीनिंग है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट. And his vision of decentralized, participatory and egalitarian society, eco-political order for the country. अब हमारे जयप्रकाश नारायण क्या कहते हैं, क्या है उनका विजन? वो ये कह रहे हैं कि हमारी सोसाइटी कैसी हो? डिसेंट्रलाइज्ड हो. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटे? आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम, डिवीजन ऑफ पावर इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. गिविंग द पावर टू लोकल गवर्नमेंट्स इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. ओके, एंड पार्टिसिपेटरी हो हमारी गवर्नमेंट, मतलब जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है उनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए गवर्नमेंट में. दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट. ओके, एंड आवर गवर्नमेंट शुड बी egalitarian society should be established. What do you mean by egalitarian? Egalitarian mean ideal society जहाँ पे इक्वालिटी प्रिवेल करती है हमारी सोसाइटी में. इकोनॉमिक लेवल पे इक्वालिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल लेवल पे इक्वालिटी होनी चाहिए कंट्री में. तो वही सोसाइटी जो होती है वो एग्लिटेरियन सोसाइटी हो सकती है. अब इकोनॉमिक इक्वालिटी बच्चों कैसे होगी सोसाइटी में? डू यू नो इकोनॉमिक इक्वालिटी कैसे होगी बच्चों? की जैसे एक मेल और एक फीमेल है ना, ये जेंडर इक्वालिटी में भी हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं और इकोनॉमिक इक्वालिटी में भी आता है कि मेल और फीमेल अगर इक्वल एजुकेटेड हैं, इक्वल काम कर रहे हैं, तो उनको वेजेस भी, सैलरी भी, रेम्यूनरेशन भी इक्वल मिलना चाहिए. ठीक है, तभी इकोनॉमिक इक्वालिटी सोसाइटी में क्रिएट हो सकती है. या किसी भी कास्ट के लोग हैं, अगर वो सेम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको सेम वेजेस मिलने चाहिए. वेजेस कास्ट सिस्टम पे बाइस्ड नहीं होने चाहिए, तभी हम इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है वो सोसाइटी में क्रिएट कर सकते हैं. अब पॉलिटिकल इक्वालिटी की अगर बात कर रहे हैं, इसमें भी हम यही कहते हैं कि कास्ट के बेसिस पे ये नहीं होना चाहिए कि इसको राइट टू वोट मिलेगा, इसको राइट टू वोट नहीं मिलेगा. जैसे हमारे पुराने टाइम में क्या था कि विमेन को राइट टू वोट नहीं दिया जाता था. बहुत सारी कंट्रीज की एग्जांपल है, सऊदी अरेबिया की अगर हम एग्जांपल लें तो वहां पे भी विमेन को अभी तक राइट टू वोट नहीं है. ठीक है, अगर इसी तरह का सिनेरियोस कंट्री में प्रिवेल करेगा तो वहां पे हम पॉलिटिकल इक्वालिटी को कभी भी नहीं लेके आ सकते. ठीक है, तो राइट टू वोट सबको मिलना चाहिए. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए गए हैं, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी है, तो वहां पे पॉलिटिकल राइट्स की बात करी गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करी गई है. ठीक है जी. Even if government exists, the power of it should be decentralized at such level that no one should be able to dominate anyone. अगर पहले तो ये बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ही ना हो, ठीक है, कि हर बंदा जो है सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए काम करे, उसी को सर्वोदय का नाम दिया है कि ओवरऑल डेवलपमेंट तभी हो सकती है, होलिस्टिक डेवलपमेंट तभी हो सकती है. पर यहाँ पे कहा गया आगे कि अगर गवर्नमेंट होती भी है तो पावर कैसी होनी चाहिए? डिसेंट्रलाइज, डिवाइडेड होनी चाहिए कि कोई भी पर्सन एक दूसरे को डोमिनेट ना कर सके, कि जो अपर कास्ट वाले लोग हैं वो लोअर कास्ट को डोमिनेट ना कर सके. इस तरह की गवर्नमेंट जो है वो एग्जिस्ट होनी चाहिए और पावर जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए. ये जो सारी बेटे फिलॉसफी आइडियोलॉजी है, ये महात्मा गांधी की थ्योरी पे, उनकी थिंकिंग पे, उनके व्यूज पे, उनके पर्सपेक्टिव पे बेस्ड है. ओके, नाउ देयर आर थ्री डायमेंशंस ऑफ सर्वोदय. थ्री डायमेंशंस ऑफ सर्वोदय: सोशल डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन. इसको हमने वैसे पहले ही डिटेल में हमने अभी डिस्कस करा है इनको कि सोशल लेवल पे किस तरह की इक्वालिटी, पॉलिटिकल पे कैसी है, इकोनॉमिक पे कैसी है. थ्री डायमेंशंस ऑफ सर्वोदय.
इससे पहले बच्चे जो हमने राम मनोहर लोहिया करा था, उन्होंने 4 बुर्जा एक अपनी थ्योरी दी थी, 4 बुर्जा मॉडल दिया था कि हमने उसको फॉलो करना है, ठीक है। थ्रू टोटल रेवोल्यूशन ही वांटेड टू डिसेंट्रलाइज द ऑल पावर इन द हैंड ऑफ द मासेस। तो जयप्रकाश यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि टोटल रेवोल्यूशन की उन्होंने जो थ्योरी दी है, उस थ्योरी में उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पे ही ज्यादा फोकस किया है कि पावर जो है वो कुछ ही लोगों के हाथों में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बट दिस कैन बी ओवरकम बाय एजुकेटिंग पीपल एंड कोऑपरेशन। पर इस डोमिनेंस से लोग तभी बच सकते हैं इफ दे आर लिटरेट, इफ दे आर एजुकेटेड एंड दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड हार्मनी। अगर वो आपस में मिलजुल के काम करेंगे, एजुकेटेड है, उनको पता है उनके राइट्स क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है, ठीक है, देन दे कैन ओवरकम this situation of dominance. Okay, so these are the 3 dimensions of Sarvodaya. जयप्रकाश नारायण is known for 3 key contributions. जो हमारे जयप्रकाश नारायण हैं, उनके 3 कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी को। क्या है? फाइट अगेंस्ट करप्शन, करप्शन के अगेंस्ट लड़ो, वो कह रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटेरियन सोशलिज्म, कि हमने सोशलिज्म को लेके चलना है, कम्युनिटी के बेनिफिट को लेके चलना है, तभी उन्होंने कम्युनिटेरियन सोशलिज्म नाम का कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें हम सोसाइटी और कम्युनिटी के बेनिफिट की बात करते हैं कि अगर सोसाइटी का बेनिफिट होगा, कम्युनिटी का बेनिफिट होगा, तो लोगों का तो ऑटोमेटिकली बेनिफिट हो जाएगा, लोगों का अपने आप वेलफेयर हो जाएगा। तो वेलफेयर स्टेट हम कब क्रिएट कर सकते हैं? अगर हम करप्शन से फाइट करते हैं, हम कम्युनिटेरियन सोशलिज्म को एडॉप्ट करते हैं, ठीक है, एंड चैंपियनिंग ऑफ टोटल रेवोल्यूशन, और टोटल रेवोल्यूशन को अटेन करते हैं। जयप्रकाश नारायण was the first leader in the post-independence India who overtook a criticism against corruption through the participation of youth, particularly in Gujarat and Bihar. जो हमारे जयप्रकाश नारायण बेटे, उनको किस लिए सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे याद करा जाता है? बिकॉज वो एक पहले लीडर थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई थी, ठीक है। अब हमने लेटेस्ट देखा था, पीछे अगर ज्यादा पीछे ना जाए तो अन्ना हजारे बहुत हाईलाइट हुए थे, ठीक है, जिन्होंने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई थी, लोकपाल बिल को लेके खूब चर्चा हुई, ठीक है। पर अगर जयप्रकाश नारायण की हम बात करते हैं तो इंडिपेंडेंस के बाद वो सबसे पहले लीडर थे जिन्होंने गुजरात और बिहार में जो करप्शन उस टाइम प्रिवेल कर रही थी उसके खिलाफ आवाज उठाई। और सबसे मिराकुलस बात बच्चों पता क्या थी? वो ये थी कि उन्होंने किसको साथ में लिया? ओल्ड लीडर्स को नहीं, रिप्यूटेड पर्सन्स को नहीं, किसको साथ में लिया? उन्होंने यूथ को, ठीक है, यूथ जो हमारा फ्यूचर है, ठीक है ना, उन्होंने उनके ही फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए करप्शन के खिलाफ जो था वो स्ट्रगल किया। तो जयप्रकाश नारायण का ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हैट्स ऑफ टू सच ए ग्रेट पर्सनालिटी। He advocated the office of लोकपाल against corruption। देखो लोकपाल बिल के बारे में जैसे मैं पहले अभी बात करके चुकी हूँ, तो उन्होंने भी करप्शन के खिलाफ ये जो लोकपाल बिल था उसके फेवर में थे वो, कि इसको पास होना चाहिए। His principle of communitarian socialism views India as a society of communities encompassing 3 keys layer। अब जैसे उनकी ये थ्योरी है कम्युनिटेरियन सोशलिज्म, है ना, ये सोसाइटी के ऊपर बेस्ड है। उन्होंने इसके 3 बेस बताए हैं, 3 लेयर्स बताए हैं। सबसे पहले कम्युनिटी है, रीजन है, फिर राष्ट्र बनता है, कि ये सारे इंटर रिलेटेड है। जैसे सबसे पहले कम्युनिटी आती है, फिर रीजन बनता है कम्युनिटी से, फिर राष्ट्र बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है। ऑल कंबाइनिंग टुगेदर एज एन एग्जांपल ऑफ ट्रू फेडरेशन, ये ट्रू फेडरेशन बनाती है। बेस्ड ऑन द अबव प्रिंसिपल्स, जयप्रकाश नारायण एडवोकेटेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड स्टेट थ्रू हिज कॉल फॉर टोटल रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण ने किसकी ट्रांसफॉर्मेशन की बात की है? इंडिविजुअल की पहले ट्रांसफॉर्मेशन हो, फिर सोसाइटी की ट्रांसफॉर्मेशन हो, फिर स्टेट की ट्रांसफॉर्मेशन जो है स्टूडेंट्स खुद ब खुद ही हो जाएगी। यही उनका कॉन्सेप्ट है जिसको हम टोटल रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। हियर इन द पिक्चर यू कैन सी जयप्रकाश नारायण along with his wife. He was a renowned poet also, okay. His call for total revolution sought to encompass moral, cultural, economic, political, educational and ecological transformation।
अपने टोटल रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट से वो इन सभी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। मोरल लेवल पे, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हम ऑलरेडी ये सारे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, कि अगर ह्यूमन बीइंग अवेयर हो जाएंगे तो फिर लॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। His political transformation included the right to recall, the importance of village, mohalla, shanties in democratic politics, and his call for upper ke log to join political struggle for a clean politics in the country. तो उन्होंने क्लीन पॉलिटिक्स की बात की, किस में ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी, हमारी पॉलिटिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी कि अगर उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगी तभी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है हम लेके आ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सारी बेटे डिस्कशन हमने करी जयप्रकाश नारायण के बारे में। आई होप कि उनकी सारी लाइफ की स्टोरी, उनकी ऑटोबायोग्राफी जो है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी है, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, उनकी थ्योरीज क्या हैं, क्या उनका लाइफ का मोटिव था, क्या उनकी क्रिएशन, उनकी अचीवमेंट्स। ठीक है, सो वी रियली सैल्यूट दिस ग्रेट पर्सनैलिटी एंड दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।